नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए बचपन की डरावनी यादों जैसा है। गणित। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं, पर वो हमें कुछ बहुत गहरा सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो डर नहीं बल्कि एक खोज बन जाए। आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से उन तरीकों को निकालना जो बच्चों के दिमाग में गणित के लिए वो नफरत की जगह जिज्ञासा पैदा कर सकें। बिल्कुल। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये समझना कि गणित कैसे सीखा और सिखाया जाता है हमारे अपने गणित के डर को भी दूर कर सकता है। हम आज बात करेंगे कि गणित का असली स्वभाव क्या है, क्यों ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, और कैसे जॉर्ज पोलिया और वैन हील जैसे विचारकों ने हमें इसे सिखाने का एक नक्शा दिया है। ये एक तरह से गणित की क्लासरूम के पीछे की साइकोलॉजी को समझने जैसा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गणित नाम का विषय आखिर है क्या। आमतौर पर तो हम इसे जोड़, घटा, गुणा, भाग बस यही समझते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत कहते हैं कि ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। गणित की असली प्रकृति वो तार्किक है, लॉजिकल। ये पैटर्न्स यानी कि प्रतिमानों और संबंधों का अध्ययन है। इसकी भाषा बहुत सटीक होती है और ये डिडक्टिव रीजनिंग पर चलता है, जहां आप एक जनरल रूल से किसी खास नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसकी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रकृति है। अमूर्त, इसे थोड़ा और आसान करेंगे, क्योंकि गणित की किताबों में तो हमें अंक और आकृतियां दिखती हैं जो मूर्त यानी कंक्रीट लगती हैं। जरूर। देखिए, जो अंक 5 हम कागज पर लिखते हैं वो असल में 5 चीजों के आइडिया का एक सिंबल है। अच्छा। वो आइडिया अमूर्त है, हम उसे छू नहीं सकते। इसीलिए तो छोटे बच्चों को गणित सिखाने के लिए हमें कंकड़ या ब्लॉक्स या उंगलियों जैसी मूर्त चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हम इन मूर्त चीजों से उस अमूर्त विचार तक का एक पुल बनाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है जिसे एनसीएफ 2005 में गणित का लंबा आकार कहा गया है। गणित का लंबा आकार, टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसे एक इमारत की तरह सोचिए। ठीक है। आप दूसरी मंजिल तब तक नहीं बना सकते जब तक पहली मंजिल की नींव और दीवारें मजबूत न हो। गणित में भी बिल्कुल यही होता है। इसकी प्रकृति पदानुक्रमित हायरार्किकल है। अवधारणाएं एक दूसरे पर बनी होती हैं। अच्छा। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाओ पहली मंजिल ठीक से नहीं आता तो वो गुणा भाग यानी दूसरी मंजिल कभी भी आत्मविश्वास से नहीं कर पाएगा। और अगर वो कमजोर रह गया तो बीज गणित यानी अलजेब्रा की इमारत तो शुरू होने से पहले ही ढह जाएगी। इसीलिए गणित में कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना या रटना बहुत बहुत खतरनाक होता है। समझ गया। मतलब गणित एक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। और ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो इन्हीं सिद्धांतों पे चलती है। बिल्कुल। सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने से लेकर सब्जी खरीदने, बजट बनाने या फिर क्रिकेट में रन रेट समझने तक। हाँ, हर जगह गणित है। ये समस्याओं को हल करने का एक ढांचा देता है। और यहीं पर जॉर्ज पोलिया का समस्या समाधान मॉडल तस्वीर में आता है। हाँ, दोनों स्रोतों में इसका जिक्र है। ये किसी भी गणितीय समस्या को हल करने का एक 4 चरणीय तरीका बताता है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत सैद्धांतिक लगता है। क्या ये असल क्लासरूम में व्यवहारिक है? जहां एक टीचर को 40 बच्चों को एक साथ संभालना होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पोलिया का मॉडल सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये सोचने का एक तरीका सिखाता है। इसका लक्ष्य बच्चों को स्टेप्स रटाना नहीं बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित विचारक बनाना है। ठीक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए समस्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपए प्रति मीटर है। तो कुल खर्च कितना होगा? ठीक है, एक सामान्य सा सवाल है। तो इस पर पोलिया का मॉडल कैसे काम करेगा? पहला चरण है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहाँ बच्चा सिर्फ नंबरों को नहीं देखेगा, वो खुद से पूछेगा, मुझे क्या पता है, लंबाई और चौड़ाई, मुझे क्या ढूंढना है, कुल खर्च। खर्च कैसे निकलेगा? हाँ, खर्च कैसे निकलेगा? बाड़ की कुल लंबाई को प्रति मीटर खर्च से गुणा करके। और बाड़ की कुल लंबाई क्या होती है? पार्क का परिमाप। इस चरण में ही आप देखिए आधी समस्या हल हो जाती है। ओके, तो पहले सवाल को पूरी तरह से खोलकर समझना है। इसके बाद दूसरा चरण
एक योजना तैयार करना, डिवाइज अ प्लान। हाँ, अब बच्चा रणनीति बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं परिमाप का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। फिर जो जवाब आएगा उसे 5 से गुणा कर दूंगा। तीसरा चरण है योजना को कार्यान्वित करना, कैरी आउट द प्लान, यानी असल में कैलकुलेशन करना। 2 गुणा 10 जमा 8 मतलब 36 मीटर, और फिर 36 गुणा 5 यानी 180 रुपए। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, पुनः जांचना, लुक बैक। ज्यादातर बच्चे तो जवाब मिलते ही आगे बढ़ जाते हैं। ये चरण इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर पोलिया का असली जादू है। ये चरण बच्चों को सिर्फ एक सवाल हल करने वाले से एक असली गणितज्ञ बनाता है। लुक बैक का मतलब सिर्फ उत्तर जांचना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सोचना, क्या मेरा जवाब मंतकी है? क्या इसे हल करने का कोई और तरीका था? क्या मैं इस सवाल से कुछ सीखा जो किसी दूसरे सवाल में काम आ सकता है? शायद बच्चा सोचे, ओ मैं 10 + 8 + 10 + 8 भी तो कर सकता था। अच्छा, ये सोच ही मेटाकॉग्निशन है, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। यही वो स्किल है जो हमें चाहिए। वाह, ये तो समस्या को हल करने के पूरे अनुभव को ही बदल देता है। ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जी। तो हमने गणित के तार्किक स्वभाव और उसे हल करने के एक व्यवस्थित तरीके को समझा। लेकिन सवाल यह है कि इस सैद्धांतिक बात को जमीन पर यानी चंचल बच्चों से भरी क्लासरूम में दिलचस्प कैसे बनाया जाए? बहुत सही सवाल, और इसका जवाब है खेल, गतिविधियां और ठोस वस्तुएं। यहीं पर जियोबोर्ड, टेनग्राम और डॉट पेपर जैसे उपकरण हमारी मदद करते हैं। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये गणितीय विचारों के लिए खेल का मैदान है। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। जियोबोर्ड जिस पर कीलें लगी होती हैं और बच्चे रबर बैंड से आकृतियां बनाते हैं। लेकिन एक डर ये भी तो रहता है कि कहीं बच्चे इन उपकरणों को सिर्फ खिलौना समझकर खेलते ही ना रह जाएं। गणित का असल कॉन्सेप्ट उन तक पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये डर बिल्कुल जायज है, और यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका आती है। शिक्षक का काम सिर्फ जियोबोर्ड देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। सोचिए, आप एक बच्चे को परिमाप यानी पेरीमीटर सिखाना चाहते हैं। फॉर्मूला रटाने के बजाय आप उसे जियोबोर्ड पर रबर बैंड से एक आयत बनाने को कहते हैं और पूछते हैं, इस रबर बैंड को अगर सीधा करें तो ये कितना लंबा होगा? बच्चा कीलों के बीच की दूरी को गिनकर खुद ही परिमाप के कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाता है। अरे वाह, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये तो खोज है। बिल्कुल। और टेनग्राम के बारे में क्या? वो जो 7 टुकड़ों वाली चीनी पहेली होती है। टेनग्राम स्थानिक समझ मतलब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। जब बच्चे उन 7 टुकड़ों से एक बिल्ली या एक नाव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो असल में क्या कर रहे होते हैं? क्या? वे अपने दिमाग में आकृतियों को घुमा रहे होते हैं, उन्हें जोड़ रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि कैसे अलग अलग आकृतियां मिलके एक बड़ी आकृति बना सकती हैं। मैंने तो इसे हमेशा बस एक पहेली ही समझा था। पर ये तो बच्चों के दिमाग में ज्यामिति की नींव रख रहा है। ज्यामिति की बात चली है तो आकृतियों को समझने की प्रक्रिया पर भी स्रोतों में काफी कुछ कहा गया है। वैन हील का सिद्धांत। हाँ, वैन हील का सिद्धांत, और ये शिक्षकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये बताता है कि बच्चे ज्यामिति चरणों में सीखते हैं और आप किसी बच्चे को सीधे चौथे चरण पर नहीं ले जा सकते। इसके शुरुआती 3 स्तर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला स्तर है विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। बिल्कुल। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों को उनके गुणों से नहीं बल्कि उनकी शक्ल से पहचानता है। मतलब वो रोटी को देखकर गोल कहेगा और समोसे को देखकर कहेगा ये त्रिभुज जैसा है। अगर आप एक त्रिभुज को उल्टा करके रख दे तो शायद वो उसे त्रिभुज मानने से इनकार कर दे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में त्रिभुज की एक खास तस्वीर बनी हुई है। वो ये नहीं कहेगा कि इसकी 3 भुजाएं हैं, वो कहेगा ये समोसे जैसा दिखता है। ठीक है, ये तो बहुत शुरुआती समझ है। इसके बाद आता है स्तर 1, विश्लेषण, एनालिसिस। हाँ, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो आकृतियों के गुणों पर ध्यान देने लगता है। वो बता सकता है कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा। वो गुणों की लिस्ट बना सकता है, लेकिन अभी भी वो विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध नहीं बना पाता। उसके लिए एक वर्ग और एक आयत 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और फिर आता है स्तर 2, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। यहीं पर असली समझ विकसित होनी शुरू होती है ना? एकदम सही। इस स्तर पर बच्चा गुणों के बीच तार्किक संबंध बनाना शुरू कर देता है।
वह ये समझ सकता है कि चूंकि वर्ग में आयत के सभी गुण होते हैं, 4 भुजाएं, 4 समकोण, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए हर वर्ग एक आयत भी होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक उछाल है। बिल्कुल। और एक शिक्षक के लिए ये जानना कि उसका छात्र किस स्तर पर है बहुत जरूरी है। आप स्तर 0 के बच्चे को स्तर 2 की बातें नहीं समझा सकते, वो निराश हो जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ ज्यामिति नहीं, शायद संख्याओं पर भी लागू होता होगा। स्रोतों में प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, मतलब गिनती सिखाने से पहले भी कुछ सिखाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर बच्चों को सीधे 1 2 3 रटाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। उससे पहले उन्हें मिलान यानी मैचिंग, वर्गीकरण यानी सॉर्टिंग और क्रम में लगाना, ऑर्डरिंग सिखाना चाहिए। जैसे जितने चम्मच हैं उतनी ही कटोरियां रखो, ये मिलान है। या सारी लाल गेंदों को इस टोकरी में डालो, ये वर्गीकरण है। या इन छड़ियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाओ। अच्छा, ये गतिविधियां संख्या की समझ की नींव रखती हैं। और इसी से जुड़ा एक और भारी भरकम शब्द है पदानुक्रमिक समावेशन, हायरार्किकल इंक्लूजन। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका विचार बहुत सुंदर है। इसका मतलब है ये समझना कि एक बड़ी संख्या में छोटी संख्याएं शामिल होती हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि 5 के बाद 6 आता है। ये समझना है कि 5 के अंदर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। ये संख्याओं को एक रूसी गुड़िया की तरह देखना है, जहां बड़ी गुड़िया के अंदर छोटी गुड़िया होती है। वाह! जब बच्चा ये समझ जाता है तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो संख्याओं के बीच का संबंध महसूस करने लगता है। और जब हम ये सब सिखा रहे होते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही से सीख रहा है या नहीं? यहाँ मूल्यांकन की भूमिका आती है। स्रोतों में योगात्मक और रचनात्मक आकलन के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। हाँ, और ये गणित शिक्षा का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। योगात्मक आकलन, जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा जैसा है, वो हमें सिर्फ ये बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा। ये एक तरह का पोस्टमार्टम है। लेकिन रचनात्मक आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये एक डॉक्टर के रेगुलर चेकअप जैसा है। इसका मकसद बच्चे को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि उसे कहाँ मदद की जरूरत है। और यहीं पर बच्चों द्वारा की गई गलतियों का महत्व भी आता है। आमतौर पर हम गलतियों को असफलता के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत कहते हैं कि बच्चों की गलतियां खिड़कियां हैं, जो हमें उनके सोचने के तरीके की झलक देती हैं। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद है। एक बच्चे को 4.9 और 4.78 में से बड़ी संख्या चुनने को कहा गया। उसने तुरंत 4.78 को चुना, क्योंकि उसे लगा कि 78 9 से बड़ा है। ठीक यही। उसने एक नियम सीखा था कि ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, जैसे 100 10 से बड़ा है। उसने उसी नियम को दशमलव पर भी लागू कर दिया। अच्छा, ये उसकी लापरवाही नहीं, ये एक ओवर जनरलाइजेशन त्रुटि है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा सीखता है कि एस लगाने से चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तो वो चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देता है। सही। एक अच्छे शिक्षक का काम बच्चे को डांटना नहीं, बल्कि इस वैचारिक त्रुटि को समझना और उसे सही सामग्री या उदाहरण से दूर करना है। तो कुल मिलाकर ये सारी चर्चा हमें एक ही बिंदु पर लाती है। गणित की शिक्षा सिर्फ सही उत्तर पाने के बारे में नहीं है, ये सोच का गणितीयकरण करने के बारे में है। ये तार्किक सोच विकसित करने, समस्याओं को कई तरीकों से हल करने के अवसर देने और सबसे जरूरी गणित के प्रति भय को दूर करने के बारे में है। और ये आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है, हमें बच्चों में गणितीय और कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देना होगा। क्यों? क्योंकि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा साइंस जैसी भविष्य की तकनीकों का आधार है। हम बच्चों को सिर्फ कल की परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। हमने आज बात की कि गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए, खेल के जरिए, खोज के जरिए, तर्क के जरिए। लेकिन जैसे जैसे AI और मशीन लर्निंग हमारी दुनिया में और अधिक एकीकृत होते जा रहे हैं, जो पलक झपकते ही जटिल से जटिल गणनाएं कर सकते हैं, तो क्या हमें बच्चों को गणित सिखाने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की जरूरत है? क्या भविष्य में समस्या समाधान का मतलब मानव रचनात्मकता और मशीन गणना का एक मिलाजुला प्रयास होगा?
और अगर ऐसा है तो हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को किस कौशल के लिए तैयार करें, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।